नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमलेंदु चैतन्य। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक अधिवक्ता रामजी यादव उर्फ रामजीत राय ने आरोप लगाया था कि हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन को बंदरबाट किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के ज़मीन को किस तरह बंदरबाट किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको हम बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन जो है उस पर कई बार उसे बेचा जाता है, कई बार ख़रीदा जाता है। आज हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन जो महज 12,000 रुपये में गरीब लोगों के लिए दिया जाता था, वो आज बढ़कर, जैसा कि लोग बताते हैं, 25 लाख रुपए तक कट्ठा का ज़मीन यहाँ पे बिक रहा है। इतना ही नहीं, इस इलाके में छोटा छोटा प्लॉट गरीब लोगों को बसाने के दृष्टिकोण से लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट भी लोग हथिया चुके हैं। इतना ही नहीं, आसपास के इलाके में ज़मीन माफियाओं का नकेल बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे भू माफिया कहें, ज़मीन माफिया कहें, या फिर सभी तरह के माफिया इस भूखंड पर लगे हुए हैं और अपने धंधे को वारा न्यारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह का व्यवसाय गया कि बिहार में फल फूल रहा है, और बिहार में एक ऐसे सज्जन हमारे साथ हैं जिन्होंने स्वयं भी अपनी भूमि यहाँ पे खरीदी थी, सदस्यता ग्रहण किया था, और सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने परिवार के लोगों को इस इलाके में बसाया था। वो दिन था और आज का दिन है। आज भूमाफिया का स्वरूप बदल चुका है और भूमाफिया द्वारा ज़मीन हथिया जाने का तरीका भी बदल चुका है। सहयोग समिति जो है यहाँ पे गांगो बीघा गृह निर्माण सहयोग समिति, जैसा कि ये बताते हैं कि समितियां बनाई गई थी। रामजीत राय ने भी बताया था कि समितियां बनाकर लूटपाट किया जा रहा है। सर यहाँ पे हमारे साथ हैं और ये हैं मनोहर शर्मा। मनोहर शर्मा भी यहाँ पे आए थे और अपनी ज़मीन यहाँ पे ली थी और आज वो इसी प्लॉट पे रह भी रहे हैं। इन पे भी लोग आरोप लगाया कि कई कट्ठा का प्लॉट ये स्वयं लिए हैं। आज ये स्वयं बताएंगे कि क्या परिस्थितियाँ थी और आज क्या परिस्थिति है। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कई लोग यहाँ पे ज़मीन जो खरीदे कई बार बेचे, और जिसकी वजह से यहाँ पे ज़मीन का रेट काफ़ी ऊपर चला गया है। हालांकि ज़मीन गरीबों के लिए था, लेकिन गरीब लोग यहाँ पे कम रह रहे हैं और माफिया, भूमाफिया और बड़े बड़े पूंजीपति लोग इस ज़मीन पे काबिज हो चुके हैं। आपके राय में क्या है ये पूरा मामला? आपका राय में जितना भी मतलब आरोप लगाया जा रहा है सरासर बेबुनियाद एकदम गलत है। ये ज़मीन मतलब कि एक तो पहला सिर्फ गरीब के लिए ऐसा बात करके किसी तरह का नहीं है। जो ये सोसाइटी का जो नियमावली बना हुआ है, इसमें 3 कैटेगरी मतलब कि बनाया गया है, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग। तो स्वतः ही हो जाता है कि सभी तरह के लोग इसमें मतलब कि रहेंगे यहाँ। HIG, MIG और LIG, हाँ, 3 तरह का मतलब कैटेगरी बना हुआ है। और इसका प्रक्रिया था लेने के लिए, चूंकि रजिस्ट्रेशन तो हुआ है 1984 में इस सोसाइटी का। लेकिन हम 2 साल के बाद हमारे मतलब कि मित्र लोग जो है बताया कि साहब वहाँ पर इस तरह का एक ज़मीन मिल रहा है, और चूंकि हमको मकान का आवश्यकता थी बनाने के लिए, तो भाई हम अपना आए और अपने साथ साथ अपने जो है दोस्त बंधु और परिवार लोग के मतलब कि लेकर आए, और सभी मतलब ये सोसाइटी का 550 रुपया मतलब कि जो है ना सदस्यता शुल्क दे के मतलब कि सदस्य बनना पड़ता था, जो हम लोग दे के इसका सदस्य बने ही हैं। उसके बाद फिर प्लॉट मतलब कि हम लोग को नाम से जो हम लोग जो प्लॉट डिमांड किए थे, तो जिस हिसाब से प्लॉट खाली हुआ, तो भाई उतना प्लॉट हम लोग को एक साथ मिल जाता है कि 15-20 आदमी जो है ना, हम लोग ज़मीन अपना ये सोसाइटी से रजिस्ट्री करवाए, जिसके कि मतलब कि सेक्रेटरी रामेश्वर प्रसाद यादव मतलब कि हैं, मोती प्रसाद अध्यक्ष मतलब कि थे, अब उनका डेथ हो गया है, और ट्रेजरर मतलब कि कोषाध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद यादव हैं, जो पहले ब्लॉक में मतलब कि कार्यरत थे, लेकिन वो रिटायर कर गए हैं। लेकिन वही मतलब कि कोषाध्यक्ष अधिक, क्योंकि जिस समय हम जमीन लिया था सोसाइटी बनने के 2 साल के बाद हम लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग अपना जो है ना पोजीशन लिए, बाउंड्री किए, मकान मतलब कि बनाए यहाँ। उस समय हम लोग का जो है जिस हिसाब से सोसाइटी का जो रेट था, तो हम लोग को 12,000 रुपया रेट पर ये ज़मीन कट्ठा दिया गया। इस 550 रुपया छोड़ के जो पहले जो हम लोग सदस्यता शुल्क दिए वो अलग है, और 12,000 रुपया कट्ठा उसी हिसाब से सारा हम लोग को ज़मीन मिला है, और उसी से सारा मतलब कि हम लोग इस पर मकान बना के रह रहे हैं।
हमारा जहाँ तक ये आ रहा है कि बड़ा प्लॉट है, तो भाई हम जिस समय मतलब यहाँ पर सदस्य बने थे, तो हम नहीं बन के हमारी पत्नी शकुंतला शर्मा के नाम से बने थे, जो लगभग समझिए कि जो है 3.25 कट्ठा का जमीन जो है ना, वो लगभग हमको प्लॉट मतलब भूखंड हमको प्राप्त हुआ है। उस हिसाब से हमारे जितना परिवार थे, भाई बहन दूर दोस्त लोग थे, किसी को 1 कट्ठा, किसी को 1.5 कट्ठा, किसी को 2 कट्ठा, इस तरह का मतलब कि सब मिला के हम लोग जमीन यहाँ पर लिए है यहाँ। और बाद में मतलब कि जो है ना, कुछ दिन के बाद लगता है कि 8-10 साल के बाद जो है, एक हमारे बगल में मतलब कि जो है जो प्लॉट था, जो वो रीसेल करके जो किए, जो फिर उसको हम अपने नाम से लिए। तो ये 2 प्लॉट मिला के दोनों में अलग अलग, एक में हमारा बेटा मतलब कि ये रहता है रवि कुमार शर्मा, और एक में हम लोग अपना परिवार से रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। तो ये 2 प्लॉट है, दोनों अलग अलग है, और उसमें अलग है, ये हमारा अलग है। इसलिए एक मतलब 3.25 कट्ठा के प्लॉट है, और एक मतलब कि 1 कट्ठा के प्लॉट है। यही मेरे पास, अगर इसको बड़ा कहते हैं तो अलग की बात है, लेकिन अलग अलग करके हम लोग मतलब ये लिए हैं यहाँ। बाकी अगर मतलब कि सोसाइटी की तरफ से डबल अथी किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमको नहीं है, हम उस पर कुछ मतलब कि कोई अपना अथी नहीं दे सकते भाई, तो मेरा अथी है नहीं। अच्छा, ये जो है कि उस ज़माने में जिस लोगों ने खरीदा था, उस समय का रेट कुछ और था, आज का रेट कुछ और है। लोग बेच रहे हैं, जो जैसे लोग करके आ रहे हैं कि स्वयं लिए किसी और को, किसी और को, किसी और को बेचते चले गए। जी जी। तो ये क्या नियम संगत है या नियम के विरुद्ध है? नहीं, देखिए हम लोग तो भाई लिए हैं, ऐसा मतलब कि हम लोग को कोई अथी करके जो नहीं हुआ है। और हम लोग का चूंकि जिस समय जमीन रजिस्ट्री हुई थी, हम लोग यहाँ पर मतलब ये 1986 में हम इसका सदस्य बने थे, और उस समय 1986 में जमीन हमको मतलब कि यहाँ पर रजिस्टर्ड अलॉट किया गया और रजिस्ट्री किया गया। तो चूंकि ये मतलब कि जो संस्था, ये सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो इसके वजह से ये जमीन में हम लोग का कोई रजिस्ट्री का पैसा नहीं लगता था, मात्र 3 रुपया 67 पैसा ही यानी सरकारी भुगतान हम लोग को करना पड़ता था। यही पैसा दे के हम लोग उसमें और अलग से कोई पैसा नहीं लगता था। लेकिन नीतीश का सरकार में आने के बाद फिर ये मतलब कि बंद कर दिया गया कि नहीं भाई, इसमें सरकार का बहुत मतलब कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इसलिए भाई जो जहाँ का जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से मतलब रजिस्ट्री फीस आपको लगेगा यहाँ। लेकिन बहुत बाद में हुआ, लेकिन हम लोग के समय में ये नहीं था यहाँ। तो आप समय समय पर सरकार खुद इसका मतलब कि सर्किल रेट बढ़ा रही है, जिसके ऑलरेडी मतलब कि जो है ना, ये आपका रजिस्ट्री ऑफिस में इसका कोऑपरेटिव कॉलोनी का नाम से अलग मतलब कि संचिका बना हुआ है, मतलब कि रेट का यहाँ जो रेट वैल्यूएशन का जो रजिस्टर जो रहता है जिसमें कोऑपरेटिव का। तो भाई जब सरकारें मतलब कि रेट हर साल बढ़ा रही है, उसका टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो स्वतः है तो भाई जमीन है, कोई चीज का देख लीजिए। हम लोग को शादी के समय 1968 में शादी हुआ था, उस समय सोना हम लोग को मिला था 200 रुपये भर, अब आज कहाँ हो गया है 65,000 रुपये मतलब भरी। तो आज के तारीख में सरकारी रजिस्ट्री का क्या रेट है सोसाइटी? आजकल हमको लगता है कि लगभग 15 या 16 लाख रुपए कट्ठा होगा, एग्जैक्ट तो ना बता, लेकिन लगभग मतलब है ना, आज के डेट में 15-16 लाख रुपए कट्ठा मतलब कि जो है ना, आज सरकारी रेट जो है ये मतलब अथी करके जो है। बट नेचुरल हो सकता है कि प्राइवेट को जो रीसेल कर रहा होगा वो कुछ बढ़ा के कुछ कर दिया होगा, तो लेकिन उसको हमको जानकारी नहीं है। तो लेकिन हमने जो प्लॉट लिया इसमें हमारे साथ में उस प्लॉट में किसी तरह का आपके साथ तो ये मामला नहीं है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। काफी लोग ये सब उल्टा सीधा हो सकता है, मतलब उसका बहुत ज्यादा हम नहीं बता सकते। अगर वो बताएंगे तो फिर सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है रामेश्वर प्रसाद यादव, उसका सही जानकारी दे सकते हैं। रामेश्वर प्रसाद यादव सोसाइटी के सेक्रेटरी, ये बात तो जी समझ में आती है। लेकिन इसमें एक अधिवक्ता जो रामजी यादव जो है जी, वो इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो क्या वजह, उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हालात उत्पन्न हुआ कि इसका पूरा बखिया उधेड़ने पे लगे हुए? बहुत विशेष तो जानकारी नहीं है, तो हमको लगता है जरूर कुछ न कुछ उन लोग आपसी कुछ मतलब कि मनस या कुछ मनमुटाव मतलब कि होगा है, वो ज्यादा तो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह का है कि रामजी रात के तो हम लोग आज नहीं, नेता के साथ बहुत 25-30 साल पहले से साथ वो जुड़े हुए थे, बहुत खास आदमी में उनका गिना जाता था यहाँ है। और हर जगह उनको हम देखते थे, किसी भी कार्य में हमेशा साथ ही रहते थे, किसी भी फंक्शन में कोई घर में आना जाना, उनका शादी ब्याह में एक दूसरे को बहुत दोनों यानी बहुत क्लेश थे अपना, उन लोगों को रिश्तेदारी भी पड़ती है यहाँ। तो भाई किसी बात के लिए हो सकता है कुछ होगा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा में हमको जानकारी नहीं है। ये तो बात हो गई इस भूखंड को लेकर या फिर इस इलाके में। इस इलाके में समस्याएं भी काफी है, गंभीर है। समस्या तो ये है, लेकिन बड़ा सबसे समस्या ये है
कि ये जमीन मतलब कि जिससे हम लोग लिए थे ये हाउसिंग से डिस्प्यूटेड है, ये हम लोग को जानकारी नहीं दी गई थी। और हम लोग मतलब कि भाई एक सदस्य के हिसाब से जमीन ले लिए। बाद में चला कि भाई हाउसिंग से ऑलरेडी मतलब इसमें यानी भूमि अधिग्रहण के लिए ऑलरेडी मतलब कि हाउसिंग इस पर किए हुआ था, लेकिन इन लोग उसके बावजूद भी जो है ना ये इसको पर सोसाइटी बना के इन लोग जमीन अपने कब्जा में लेके प्लॉटिंग करके नक्शा करके सभी को मतलब कि बेचे हैं यहाँ। इनका कहना है कि भाई हम भी वही काम कर रहे हैं जो मतलब कि सोसाइटी कर रहा है, बेघरों को घर देना, तो भाई मतलब इसमें दिक्कत कहाँ है। और बाकी जो रेवेन्यू है देने को हम तैयार हैं, तो नहीं कि भाई हम फ्री भी ले रहे हैं, किसान से भी हम रेवेन्यू दे के लिए हैं और आज भी मतलब कि है। अब ये मामला हम लोग को हाईकोर्ट तक गया है, हाईकोर्ट से भी कुछ रिलीफ मिला है कि साहब अगर भूखंड खाली है तो भाई लोग को आप कंसीडर कीजिए। और उसके तहत विभाग से भी हम लोग को मतलब नोटिस आया, सोसाइटी को भी नोटिस आया, रामेश्वर प्रसाद यादव को भी। हम लोग को पेपर के अखबार के माध्यम से सूचना मिला कि साहब हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आप लोग को रिप्रेजेंटेशन देना था। तो बहुत सारे लोग दिए थे, कुछ लोग नहीं दिए थे, लेकिन सूचना के हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में यानी यहाँ पर आवास बोर्ड की तरफ से हम लोग को सूचना मिला कि साहब अगर आप नहीं दिए हैं तो उसको दोबारा अपना हाईकोर्ट का आदेश के आलोक में अपना रिप्रेजेंटेशन मतलब कि दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो आपको फिर कानूनी कार्रवाई होगा। तो हम लोग सामूहिक मतलब कि जितने आदमी हैं लगभग 107 आदमी यहाँ पर सदस्य लोग हैं, तो मिलकर सामूहिक पूरा मतलब कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग अपना आवास बोर्ड में यहाँ से लेकर पटना हेडक्वार्टर तक सब जगह मतलब कि दिए हुए हैं। और ये प्रयासरत में है कि साहब जिस तरह से मतलब कि हाउसिंग का सेटलमेंट आपका पटना दीघा में हुआ है, हाउसिंग सेटलमेंट एक्ट जो लाया है जिसमें है कि भाई जो भूखंड है 25% सरकारी रेवेन्यू लेके वहाँ का वैल्यूएशन के हिसाब से उसको मतलब कि नियमित कर देंगे। यहाँ हमेशा हम पेपर में भी देखे, मेरे पास उसका कटिंग भी है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हमेशा आश्वासन मिला है कि भाई मतलब कि आपको समय आने पर होगा। या उसी की प्रत्याशा में हम लोग हैं कि चलिए भाई आज न कल मतलब होगा। और जो भी मतलब कि सरकारी रेवेन्यू होगा तय होगा वो आज भी हम लोग देने को तैयार हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग हाउसिंग का ज़मीन लिए, ज़मीन पे मकान बनाए और ज़मीन पे मकान बनाने के बाद लोग परेशान भी काफ़ी रह रहे हैं। परेशान इन सेंस कि एक तो माफियाओं का चक्कर है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ है कि बहुत सारे लोग बेच के यहाँ से अब स्वयं भी सेटलमेंट चाह रहे हैं कि अपना बेच के यहाँ से निकल जाएं, चूँकि माफिया और भूमाफिया के चक्कर में ये लोग भी फंसे हुए हैं और आज न कल इनके साथ परेशानी आएगी और होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बेच के हाँ बिल्कुल सही है। इस तरह से होने के बाद तो हर आदमी को सोचता है कि भाई हम लोग पैसा लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो भाई हम लोग मतलब कहीं भी रहेंगे तो शांति से होना चाहिए। सही से सरकार भी इस पर बहुत ध्यान नहीं दे रही। आते का आज जाइए ना, आज 4 व्हीलर इस रोड में नहीं चल सकता है, इतना बुरा हाल मतलब कि रोड का हो गया है यहाँ। कुछ आप लोग का मीटिंग भी शायद होने वाला था इस पे? मीटिंग तो हम लोग तो टाइम टू आज खुद मतलब आज हम लोग को जो है ना विश्वकर्मा समुदाय भवन में आज मोहल्ला वासियों की मीटिंग थी, करीब 25-30 आदमी हम लोग जुटे थे इस रोड के लेके जो है ना। तभी मतलब सरकार से मतलब कि इस तरह से सूचना मिला है कि प्रेम कुमार इसका फंड दिए हैं और इस मतलब कि जो है ना रोड बनेगा, लेकिन उसमें कब बनेगा, लेकिन इतना अभी आना जाना मुश्किल हो गया है। तो हम लोग अपने खर्च से अपने स्तर पर हम लोग मतलब लगभग उसमें लाख रुपया खर्च होने का एस्टिमेट आया है। तो अपना चंदा करके इसको हम लोग काम शुरुआत करने के लिए मतलब कि आज के मीटिंग में हम लोग निर्णय लिए। अच्छा, मतलब ये मोहल्ला समिति जो आप लोग बनाए? जी हाँ, हम लोग का है कोऑपरेटिव कॉलोनी विकास समिति, कोऑपरेटिव, हाँ, जिसका कि मतलब इस मोहल्ला के सोसाइटी का हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, हमारे विमल सिन्हा सेक्रेटरी हैं। अच्छा, और संजय शर्मा मतलब कि इसका ट्रेजर कोषाध्यक्ष है। अच्छा, तो फिर हम चाहेंगे कि जो हालात स्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या चाहेंगे सरकार से? जैसा कि अभी जीतन मांझी स्वयं सांसद यहाँ के बने हैं और बड़ी बड़ी बातें भी है आ रही है सामने कि बिहार का विकास होगा, गया का विकास होगा, तो क्या उम्मीदें लेकर? नहीं, उम्मीद तो ये है कि जैसे इलेक्शन के पूर्व यानी जीतन राम मांझी को इस मोहल्ला में 2 बार हम लोग ऑलरेडी मतलब कि इसका प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ। उनसे आश्वासन में तो जरूर मिला है, लेकिन अभी तो शुरुआत में इतना न कार्यक्रम व्यस्त है, लेकिन उन्होंने आश्वासन हम लोग को दिया है कि जो भी मोहल्ला का काम होगा हम मतलब इसमें मतलब करेंगे। तो एक हुआ चाहे हम लोग मतलब कि फिर एक पूरा एप्लीकेशन तैयार करके जो है ना पूरा मोहल्ला वाला से दस्तखत करवा के जो है
हम लोग मतलब कि जो है सभी मंत्री से लेके नगर आयुक्त, डीएम वगैरह सबको मतलब कि हम लोग देने जा रहे हैं, जिसका तैयारी कर रहे हैं। आज मीटिंग में ये भी इस बात को भी निर्णय लिया गया है कि भाई किसी तरह से रोड और नाली इसमें बहुत बहुत जरूरी है इस मोहल्ला के लिए। खासकर बारिश का समय, तो खास के बारिश के समय में आज चाहेगा तो 4 व्हीलर से इस तरह से निकलना मुश्किल हो गया है। आगे एक नाला भी टूट गया है, आए दिन रोज उसमें गाड़ी फंस जा रहा है, परेशानी हो रहा है। श्रीकांत बाबू के पास में एक नाला है जो मतलब कि सब डैमेज हो गया है, अक्सर मतलब जरा सा चूक होता है तो उसमें गाड़ी फंस जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री मनोहर शर्मा से, जो इस मोहल्ला समिति जो है उसके अध्यक्ष भी हैं, और समस्याएं अनंत हैं, लेकिन जो माफियाओं का खेल है वो अलग चलता रहता है। माफिया अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, और इस बीच पीस रहा है कोई, तो इस समिति में रहने वाले लोग, इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग, ना तो उनके पास कोई सुविधा है और ना ही सरकार की कोई योजनाओं का यहाँ पे पहुँच है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। और मनोहर शर्मा जी जैसा कि बताया कि इस इलाके में रहना ही एक अभिशाप जैसा लग रहा है कि इस इलाके में एक तो माफियाओं का कुदृष्टि और दूसरी ओर समस्याओं का मकड़जाल। ऐसे जाल से निकलने के लिए कोशिशें लगातार जारी है, और कोशिश के क्रम में माफियाओं का खेल भी जारी रहेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ सामने उभर कर आता है। अब तक बिहार के लिए मैं विमलेंदु चैतन्य, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आपको एक ऐसे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में सुनकर हर कोई के कान खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया की। आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर जीने वाले हर प्राणी को जीने और खाने का हक है। आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी रहता है उसके साथ ये तीनों अधिकार स्वतः उनके साथ स्वतः स्फूर्त है। इसी कड़ी में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बिहार के गया में हम मौजूद हैं, और गया में भूमाफियाओं का बड़ा मकड़जाल चल रहा है। इस मकड़जाल में सरकार की योजनाओं का बंदरबाट हो रहा है, या यूँ कहें कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, लगभग 200 करोड़ रुपए की घाल-मेल का मामला सामने आया है। और यह है बिहार के आवास बोर्ड का मामला। बिहार के आवास बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की थी वो लोगों को सर के ऊपर छत देने की बातें कही थी, लेकिन सर के ऊपर छत जो मिला उसके ऊपर से वो माफियाओं का भी जाल शुरू हो चुका था। माफिया अपना जाल बिछा चुके थे, और इन लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए बड़ा सा जाल बिछा चुके थे। ऐसे में बेचारे जो गरीब थे वो यूं ही रह गए। गरीबों को तो जमीन मिला नहीं, लेकिन वो सभी भूमाफिया उस पर काबिज हो गए जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं था या उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन पैसे का लोभ किसे नहीं होता है। पैसे के चक्कर में लोगों का दोहन शुरू हो गया, और यहीं से शुरू होता है इस माफियाओं का खेल। हमारे साथ रामजीत राय उर्फ एडवोकेट रामजीत जी हैं, जो आपको बताएंगे कि इस खेल के पीछे का कौन सा खिलाड़ी है जो इतना बड़ा खेल खेल रहा है और सर के ऊपर से छत छीनने की कोशिश कर रहा है। रामजीत जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हमने पहले भी बताया था कि इसके पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो गरीबों के साथ खेल खेल रहे हैं। आपका भी अभियान है कि गरीबों के ऊपर, गरीबों के सर पे छत हो और उन्हें 2 जून की रोटी मिले। इसके लिए आप भी प्रयासरत रहते हैं, और ये चीज़ें हम भी कई बार आपको अपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताया है। आज जो आप खुलासा करने वाले हैं उसके पीछे कौन ऐसे शख्स हैं, कौन ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा माफिया है जो इन गरीबों के ऊपर अपना खेल खेल रहा है? ये जमीन हाउसिंग बोर्ड ने किसानों से इख्तियार किया, उसको पैसा दिया और जमीन को अपने कब्जे में किया। उसका लेआउट वगैरह वगैरह जो होता है सरकार तो का। ये जमीन कहाँ से आया? जमीन किसानों का था, किसका था? जमीन किसानों का था, किसानों से हाउसिंग बोर्ड ने जमीन लिया।
वो क्या सस्ते दर पर लिया? नहीं, उस समय जो रेट था, अच्छा, उस समय का जो रेट था रेट उसको था देकर उसको देकर लिया। और ये किस उद्देश्य से लिया ये? वो लिया कि इसको प्लॉटिंग करके हम 3 हिस्से में 3 तरह के लोगों को लोगों के बीच में बिक्री करेंगे। बांटेंगे, बिक्री करेंगे। अच्छा, लेकिन कुछ जमीन में बिल्डिंग बनाया और दिया भी कुछ लोगों को, कुछ लोगों को जमीन भी अलॉट किया। अच्छा, लेकिन इसी बीच इसके पास बहुत जमीन पर ही बचा हुआ रह गया, मतलब जितने लोगों को दिया गया उसके बाद भी जमीन काफी बच गया। काफी बचा उस हुआ समय तो जमीन का मूल्य ज्यादा हुआ नहीं करता था, तो बचे जमीन पर एक खेल शुरू बचे हुआ। जमीन पर ये खेल शुरू हुआ। एक रजिस्ट्रेशन कराया गया गांगो बीघा, कोई समिति बनाया गया। सोसाइटी समिति बनाकर अच्छा अच्छा, एक रजिस्ट्रेशन कराया गया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा के उसमें लोगों को उल्टा सीधा समझा के सदस्य बनाने का काम किया गया। ठीक है। कुछ लोगों को जमीन दिया गया। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के माध्यम से। अच्छा, ये 3 लोग समिति के मुख्य लोग रहे। हाँ, शुरू से। अच्छा, बाद में समिति के अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, आज से 5 साल 4 साल पहले। फिर यही दोनों का, सचिव का और कोषाध्यक्ष का रोल रहा। बाकी सदस्यों से जब कभी दस्तखत करा लिया गया कि हम जमीन सरकार से ले रहे हैं, तो हाउसिंग से ले रहे हैं, क्या के बहका दिया गया वहीं देना है, यहाँ ही करना है। मीटिंग सीटिंग किया हल्का फुल्का और अपना कागज कुछ रेगुलाइज किए। लेकिन बाद में पता चला कि जो गांगो बीघा सोसाइटी है वो अपने सोसाइटी का जो नियमावली है, अच्छा, जो बायलॉज है उसके अनुसार इन लोग चलना शुरू नहीं किए और अपने मनमानी करने लगे। उसी में देखा कि कुछ लोग तो जमीन देने वाला करीब करीब सब मर गए हैं, लेकिन उनके बेटा पोता परपोता जो भी हो, उन लोगों को मिला के 1,50,000 देके इकट्ठा के हिसाब से ये लोग कहा कि जिसको जिसको हम कहें उसको उसको रजिस्ट्री कर दो। खतियान के आधार पर उन लोगों से रजिस्ट्री करा दिया और बाकी पैसा ये लोग मारते गए। इसी तरह का खेल है। अगर सोसाइटी के लोग या आज सचिव या कोषाध्यक्ष जिनका खेल चल रहा है, वो लोग अगर सरकार के यहाँ किसी तरह का रिटर्न, किसी तरह का पैसा अगर जमा किया है, या सरकार नियमावली में कहता है कि हर साल इसका ऑडिट होना चाहिए, आय व्यय का लेखा जोखा। अब नहीं लगता है कि इसका आय व्यय का कहीं लेखा जोखा होता है या क्या इस समय कर रहा है, इसकी खबर लोगों तक पहुंचती नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। और मेंबरगण भी आधा से करीब आधा लोग मर गए हैं। अच्छा, जो उस समय के सदस्य लोग, उस समय के जो सदस्य थे, बाकी उनके जगह पर किन्हीं को बनाया गया, अध्यक्ष किसी को बहाल किया गया, कोई संयुक्त समिति चल रही है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। ये जानकारी अगर डिपार्टमेंट के हो तो भी खुलासा करें, या सचिव के पास कोई सबूत है कि हम सरकार के मेल जोल से तालमेल करके ही कर रहे हैं, अच्छा, तो भी अपना पेश करें। ये जो कैशियर महोदय हैं जिनके पास लेखा जोखा है, वो कहीं लेखा जोखा का खाता रखे हुए हैं तो अपना दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं प्रेस वाले भाइयों से आग्रह करूंगा कि मेरे बयान के बाद उनका भी बयान लें आप, कि इसके एवज में वो जवाब क्या देते हैं। उसी के अनुसार अगर वो सही होंगे तो जवाब देंगे, नहीं सही होंगे तो कट करेंगे। यही सब लेके हम पहले कलेक्टर के यहाँ जाएंगे। कहा कि सूचना के अधिकार से हमने हाउसिंग बोर्ड से भी मांग किया है और सहकारिता समिति गया जो है, जो रजिस्ट्रेशन करती है, उससे भी मांग किया है
लेकिन अभी तक उन लोगों ने जवाब हमको नहीं दिया। तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला जवाब दिया ही नहीं। और दिया ही नहीं। अच्छा। और पहले दरखास्त वगैरह दिया करते थे तो रिसीविंग भी नहीं देते थे लोग, कहते थे देख लेंगे हम। अच्छा। अब क्या देखे उसकी भी जानकारी हमको आज तक नहीं। अगर आप लोग उनसे भी पूछते हैं तो कुछ सच्चाई आती है सामने। और ये सब देखते हुए मैं बाद में जनता दरबार में जिला के कलेक्टर साहब से भी मिलूंगा, उन्हें भी मेमोरेंडम दूंगा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। यही कहना है। एक सवाल इसमें ये आता है कि रामजीत राय एडवोकेट हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जनहित में अपना याचिका दायर भी करते हैं। गांगो बीघा का मामला आप तक कैसे आया और आप इसको इनिशिएटिव लिए तो जनहित में कैसे लिए? क्योंकि आपका उद्देश्य है कि गरीबों को बसाना, तो सरकार की जमीन तो बहुत सारे हैं यहाँ बिहार के। शुरू में मेंबर हम भी थे इसके। अच्छा अच्छा। जब इन लोगों से पूछताछ शुरू किया कि भाई ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए कि फंस जाए लोग, उसमें हम भी फंस जाए। उचित जवाब इन लोग से नहीं मिल सका, उचित बात नहीं बता सके, और तरह तरह के ये लोग षड्यंत्र रच के लोगों को बसाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को समिति के द्वारा दिया शुरू में, उसके बाद कुछ लोगों को जिनकी जमीन थी उनके पोता बेटा वगैरह से लिखवा दिया गया कुछ पार्टियों को। इसका सारा ब्यौरा गया के रजिस्ट्री ऑफिस में बरकरार है। जो सारा रजिस्टर्ड वहाँ होगा। तो एक तरह से ये समझा जाए कि इस पूरे खेल में क्या लगता है कि गया का जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो कान में तेल दिए हुए। कहीं से उन लोग से बातचीत आपकी हुई? सब लोगों ने आश्वासन दिया कि हम इसको देखेंगे। अच्छा। इसके अलावा कुछ तो देखने की बात हुई, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। लोग संतोषजनक जवाब नहीं। हमेशा इन लोग कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, पर नजर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि आप बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसके आप भी सदस्य थे। तो सदस्य थे, तो सदस्य होने के नाते उन लोगों को आपने आगाह किया कि भाई ये गलत हो रहा है, यहाँ पे सही होना चाहिए, यहाँ पे नियम कानून और बायलॉज के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं तो बाद में हम लोग सभी फंसेंगे। तो इस बात की जानकारी उन लोग को आपने दी? उसके बाद कई एक बार जब भी बात निकली सोसाइटी की, हमने हमेशा प्रश्न रखा। अच्छा। कि बायलॉज के हिसाब से चल रहे हैं तो कुछ डाटा बताइए हमको। अच्छा। उसके बाद ये लोग हम पर खफा हो गए, सचिव और कोषाध्यक्ष। अच्छा। और ये दोनों मिलके फिर किसी सदस्य को नहीं समझा और मनमानी ये दोनों मिलके करीब 5 एकड़ की जमीन तहस नहस लोग कर दिए। किसी को 6 कट्ठा दे दिए, किसी को 1 कट्ठा दिए। एक ही परिवार में लगता है कि आधा जमीन घुसा हुआ है। आधा? मनोहर शर्मा है, वो अपने भी 6 कट्ठा में घेरे हुए हैं। 1-2 और बेनामी प्लॉट रखे हुए हैं। उनके भाई के नाम पर भी लंबा चौड़ा जमीन है। उनके जितने रिश्तेदार हैं करीब करीब सब बसे हुए, कुछ न कुछ में। और बाकी जय जनता है। तो ये मनोहर शर्मा कौन है? वही क्या दबंग है या कोई भूमाफिया है या क्या, कैसे टाइप के लोग हैं, या कोई इनका आपराधिक चरित्र वगैरह है? किस टाइप के लोग हैं? चूँकि जमीन पे कब्जा करना ये भी एक दंडनीय अपराध है, और उन गरीबों के जमीन पे कब्जा करना जिसका हक है, उस हक को छीनना सरकार से भी, तो ये तो गलत बात है। उनका इतिहास रहा है सरकार के आंख में धूल झोंकने का। जैसे कई एक जगह फैक्ट्री लगाए, अच्छा। उसमें अपने आग लगा दी। इस तरह का इतिहास इनके साथ है। पूर्णिया में ऐसी घटना घटा था। यहाँ भी कई एक जगह, बोधगया रोड में भी।
यहीं से पैसा ले जाके वो लोग अपना इस प्लॉट से। प्लॉट से अच्छा। ले जाके अपना धंधा बढ़ाया, जो आज करोड़ों में चल रहा है। कोरमा प्लाईवुड के नाम पर अच्छा। फैक्ट्री भी है इनका, और बहुत बड़ा आरा मशीन है जिसमें प्लाई उलाई सब बनता उनता है, लकड़ी बिकता है। वो और हमारे सचिव आदरणीय रामेश्वर प्रसाद यादव जी का, दोनों का इसमें मिली भगत के साथ साथ गहराई भी है, जहाँ और भी जमीन कई एक जगह ये लोग एग्रीमेंट में लिया है, उसको उलटफेर कर रहे हैं। ये लोग की पैसा है। चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि एक तरह से कहा जाए तो ये लोग तथाकथित रूप से भूमाफिया ही कहे जाते हैं। हाँ, चूँकि गरीबों के हक को मारकर अपना मालामाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार या गया के जिला प्रशासन को कभी आपने लिख करके दिया कि भाई ऐसे ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इस पे कार्रवाई की जाए या इस पे लिया जाए संज्ञान? हाउसिंग बोर्ड को मैंने दिया, हाउसिंग बोर्ड वाले से रिसीविंग भी मांगा हम, लेकिन उन लोगों ने कहा कि रिसीविंग हम लोग नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है, इस पर ध्यान देंगे और जो दोषी होंगे उनको हम लोग बख्शेंगे। लेकिन ऐसा ये कुछ हुआ कोई लिखित आश्वासन मिला आपको? नहीं, लिखित कुछ आवश्यक रिटर्न में कुछ नहीं मिला कुछ हाउसिंग बोर्ड से? नहीं, जो हुआ मुंह से बोले, रिटर्न में कुछ नहीं दिए। तो लिखित कहीं से कुछ भी नहीं आपके पास है? नहीं, लेकिन ये पूरी घटना क्रम है, उसका बायोलॉज है, 2-4 को जो मीटिंग हुआ है हमारे अच्छा। रहते भर में, वो डॉक्यूमेंट है जो मैं आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ इसकी कॉपी। आपको बता दें कि ऐसे ही भू माफियाओं का शिकार हो रहा है गया शहर के कई भूखंड, जिसमें आसपास का कोई इलाका भी अवस्थी जी का मंदिर है। अच्छा। एक जमाने में अवस्थी जी ने बाल बच्चा नहीं रहने के कारण सारे अपने करीब 300-400 बीघा जमीन था, सारा जमीन और जो मंदिर बिल्डिंग जो भी बना हुआ है सारा चीज ट्रस्ट बना के जिम्मा कर दिए और अपने स्वर्गवास हो गए। नतीजा है कि आज के दौर में करीब करीब ट्रस्ट के मेंबर लोग भी दुनिया छोड़ चले हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष होते हैं जिला अधिकारी। अच्छा, इसके वर्तमान तत्काल वर्तमान कार्य या तत्कालीन इस, और हमको लगता है कि उनके नज़र से दूर करके उस समय से ही लीज देना, किसी को किराए पर देना, तरह तरह से देते आए। अब तो ये हो गया है कि 99 बरस लीज के नाम पर सब बेच रहे हैं 50 लाख 60 लाख रुपए कट्ठा जमीन। गरीब को कहीं राहत नहीं है। अवस्थी जी का भी बहुत अभी खाली भूखंड है, अभी भी है। हाँ अभी भी है, जिसमें भी भू माफिया लोग लगे हुए हैं। कभी घेरने का प्रयास करते हैं, कभी नक्शा बना के कॉलोनी बेचने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारे मोहल्ला में लाइन के इस पार एक भी लड़की का स्कूल नहीं है। अच्छा। एक था भी, उसको भू माफिया ने कब्जा उब्जा करके हटा दिया। वो भी स्कूल कहीं पेंडिंगे पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि जिला स्कूल में अटैच है। तो मैं खास करके गया कलेक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि जो भूखंड खाली है उसमें हॉस्पिटल बनवा दें, सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं, लड़कियों का स्कूल बना दें, और भी सरकारी किसी तरह का भवन बनता है वो बना दें, खेल मैदान बनवा दें। जो इस इलाके में कहीं पर भी मैदान नहीं है कि जहाँ लड़का बच्चा सब खेल सके या बूढ़ पुरानिया आदमी कहीं बैठ सके। इसके लिए यार पार्क का कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा बड़ा भूखंड बचा हुआ है अभी बहुत भयंकर भूखंड है। अभी डेल्हा खरखुरा रोड में करीब करीब 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन है उस मंदिर का। उस जमीन, उससे ज्यादा जमीन और
भी ये लोग लीज बिक्री वगैरह कर चुके हैं, बाकी को किराए पर दिए हुए हैं। ये सब कौन लोग कर रहे हैं? माफिया लोग हैं? ये माफिया लोग। सब खेल खेल रहे हैं। मैनेजर अब तो शायद वो भी नहीं है, लेकिन उनके वंशज लोग जो हैं वही इस काम में ये लगे हुए हैं। अवस्थी जी का जो ठाकुरबाड़ी है, उस मैं भूखंड के लोग। नहीं, हाँ। उस के मैनेजर अच्छा के वंश लोग। अच्छा, मैनेजर या उनके वंशज। हाँ, ये लोग भूमाफिया से मिलके उन्हीं लोग को जिम्मा देते हैं, वही लोग एडजस्ट करता है, पैसा जमा लेता है, लिस्ट बना के देता है। उसी तरह से ये लोग उसको लीज पर 99 वर्ष के लीज पर दे देते हैं। कोई ना कोई बहाने दिए हुए हैं ये। उतना ही नहीं, मंदिर के कैंपस के अंदर में भी ये लोग किराया लगाए हुए हैं। जो भी बिल्डिंग है उसको किराया लगाए हुए हैं, कुछ अपने उपयोग में ये लोग लेते हैं। जगह जमीन है उसमें भी किसी को 5 कट्ठा 7 कट्ठा दे के, और करीब दर्जनों से ऊपर उस जमीन के बाहर दुकानवा बनवा के पार्टी से ही जो दुकान लेना चाहता है वही पगड़ी के रूप में इतना पैसा देता है कि जिससे दुकान बन जाता है। और हर दुकान का किराया है पर मंथ। ये लोग 5,000 से नीचे किसी दुकानदार को नहीं दिया है। 5,000 से 10,000 के बीच में किराया ये लोग हर दुकान से वसूलते हैं। अब क्या ये शो करते हैं मंदिर में, वो तो उनका रिकॉर्ड बता सकता है, फाइल बता सकता है। यह इसकी जानकारी गया के जो कलेक्टर साहब हैं वो अध्यक्ष हैं, अगर तो जानकारी ले सकते हैं। वो कौन सा संस्था बताया? अवस्थी जी वाला? अवस्थी जी का मंदिर बोले ना। अवस्थी जी का मंदिर, उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, हम अभी बात कर रहे हैं श्री रामजीत राय, अधिवक्ता हैं और जनहित की लड़ाई लड़ते हैं। आपको बता दें कि शिकायत करें तो किससे करें? सत्ता शासन का गलियारा और उसके मातहत रहने वाले नौकरशाह, उन सभी की संलिप्तता अगर तथाकथित रूप से कहा जाए तो इनकी मानी जा सकती है। लेकिन गया के कलेक्टर ईमानदार हैं और डेयर डेविल हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मादा रखते हैं। ऐसे में ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूरी उम्मीद की जा सकती है कि गरीबों के लिए राज्य सरकार की इस योजना को धरातल पर लाने के लिए पूरी तरह क्रियान्वित किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति वर्तमान के कलेक्टर में देखने को मिलता है, लेकिन भूमाफियाओं का मकड़जाल इतना लंबा चौड़ा है कि शायद कलेक्टर भी धूमिल पड़ जाते हैं। ऐसे में रामजीत राय जैसे जनहित में लड़ने वाले व्यक्ति को कहां तक संरक्षण मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये पहले भी ये बता चुके हैं कि इनके जान के लाले पड़े हैं, क्योंकि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ऐसी स्थिति में इनकी संरक्षण नहीं हो सकती है तो क्या मातहत रहने वाले लोग संरक्षित रह सकते हैं? यह एक यक्ष प्रश्न है। और यह यक्ष प्रश्न न सिर्फ बिहार के सत्ता शासनधारी से है, बल्कि स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर से भी है। ऐसे में क्या कुछ उभर कर सामने आ सकता है, इसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा और शायद आम लोगों को भी। यहीं पे हम विराम लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे भूमाफियाओं के शिकंजे में पूरा बिहार समा चुका है और इससे निकलने के लिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया।